हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आपको हम बता दें कि क्लास 12th का मैंने केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। दोस्तों ये आपका 12th एग्ज़ाम जो होगा ना दोस्तों, बोर्ड का जब एग्ज़ाम होगा उसमें ये आप लोग के लिए काफ़ी मदद साबित करेगा दोस्तों, है ना। तो आप हर प्रश्न को आप करिएगा दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें दोस्तों, ठीक है। इसमें बात ये है दोस्तों कि लिखने को सब लोग लिखते हैं, पर सटीक आंसर कैसे देना होता है दोस्तों, हम सटीकता को देखते हुए इस प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी अपने से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा लगा, किस तरह से हुआ। कहीं दिक्कत कमी लगे तो आप कमेंट भी बताइएगा हमें, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, हम वहाँ पर सुधार भी करेंगे। और आप ध्यान रखना दोस्तों कि इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें, ठीक है। क्लास 12 का ये केमिस्ट्री है दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। इसी तरह से हम लेकर आएंगे बायो का भी लेकर आएंगे, है ना। बायो का लेकर आएंगे, फिज़िक्स का भी लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। चलिए, तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे दोस्तों, ठीक है। आज जो होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, ठीक है। दोस्तों हम क्रम से ही क्वेश्चन ले चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा दोस्तों। अगर क्रम गड़बड़ हो जाए तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ क्रम गड़बड़ हो गया है। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न लिखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि चालक बिंदु, कौन सी बात है दोस्तों, चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो है प्रश्न आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। चालक बिंदु यानी इसी को लैटिस पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ये प्रश्न कैसा किया है। क्रिस्टल आप लोग देखे होंगे दोस्तों, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ दिखाते हैं समझाने के लिए दोस्तों। ये है आपका एक तरह से क्या है, क्रिस्टल है दोस्तों। इस तरह से हमने दिखा रहा, ये क्रिस्टल है। और ये सब कॉर्नर जो दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ ये कॉर्नर, ये वाला, ये सब जो पॉइंट होते हैं ना, यही चालक बिंदु होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये लैटिस पॉइंट होते हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है कि चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो आप चालक बिंदु क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल चालक में एक विशिष्ट अवयवी कण होता है। यहाँ ये क्या है, विशिष्ट अवयवी कण होता है। ये अणु, परमाणु या क्या हो सकते हैं, आयन होते हैं, ठीक है। अणु, परमाणु, आयन की स्थिति को निरूपित करता है। ये जो स्थान होता है वो दिक् स्थान या आकाश में चालक बिंदुओं की व्यवस्था को यह क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, व्यवस्थित करता है। तो यही चीज़ को समझाना है, बताना है कि ये चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। यहाँ समझने की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका उत्तर ऐसे दीजिएगा कि चालक बिंदु, इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं दोस्तों, चालक बिंदु एक क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में दोस्तों। अगर लग रहा है कि हम बहुत स्लो लिख रहे हैं तो आप अपना स्पीड बढ़ाकर लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। चालक बिंदु एक क्रिस्टल जालक में एक विशिष्ट अवयवी कण, अवयवी कण। तो देखो दोस्तों, विशिष्ट अवयवी कण में क्या क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं परमाणु, फिर क्या लिख सकते हैं, आयन, या लिख सकते हैं क्या चीज़, अणु, ठीक है। अणु की स्थिति को निरूपित करता है, निरूपित करता है दोस्तों, ठीक है। निरूपित करता है। इतना तो आप लोग समझ गए। ये वाला जो कौन है, अणु, परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकता है और इसी की स्थिति को निरूपित करता है। दिक् स्थान या आकाश में, दिक् स्थान या इसको लिख सकते हैं आकाश में, दिक् स्थान या आकाश में चालक बिंदुओं की व्यवस्था, एक चालक बिंदुओं की व्यवस्था एक विशिष्ट क्रिस्टलीय ठोस की बात करें दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस, है ना। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी होती है।
क्रिस्टल या ठोस की ज्यामिति के लिए, ठोस की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी होती है, दोस्तों, ठीक है, उत्तरदायी होती है, ठीक है, उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने 8 प्रश्न का उत्तर इस तरह से देखा कि कैसे दे सकते हैं, है ना। अब आइए प्रश्न जो है ना दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न 9 जो है उस पर हम देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है प्रश्न 9। प्रश्न 9 जो है दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो है 9 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोष्ठिका कोष्ठिका माने समझ रहे हैं दोस्तों, इकाई सेल, ठीक है। कोष्ठिका को माने इकाई सेल को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। पैरामीटरों के नाम बताना है दोस्तों, मीटरों के नाम बताइए। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक कोष्ठिका माने एक इकाई सेल को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इकाई सेल में एक कोष्ठिका जो होता है पैरामीटर कुछ चित्र व्यवस्था में आप लोग को समझाया होगा, थोड़ा देखिएगा, कुछ ऐसा होगा। मान के चलिए मेरे पास एक इकाई सेल है, ठीक है। कौन सा सेल है? इकाई सेल है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को पैरामीटर जो चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि इस अक्ष को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये वाला जो है अक्ष थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ये तो मिल जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं तो ये जो दिखता है ना यहाँ पर एंगल बना, ये वाला सब एंगल बना है ना दोस्तों। तो इसमें बनेगा एक अक्ष के साथ, ये मान लो एक अक्ष है, ये वाई है और ये क्या है? जेड है। तो इसके साथ ये दूरी मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो यही सब पैरामीटर्स इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। इनके पैरामीटर्स कौन कौन है, तो ये पैरामीटर्स कौन कौन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि पैरामीटर्स कौन कौन हो सकते हैं। मान लो कि मैंने इसको माना पैरामीटर्स क्या क्या हो सकता है कि दूरी है ए बी सी, दूरियाँ क्या है इसमें, दूरियाँ हम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और अक्ष क्या रहेंगे, अक्ष क्रमशः इसके लिए क्या होगा एक्स अक्ष, इसके लिए वाई अक्ष, इसके लिए जेड अक्ष, ठीक है। तो इसी पर हम बात करेंगे दोस्तों एक्स वाई जेड अक्ष पर। तो ये दिखेगा दोस्तों यहाँ से, ये मैंने थोड़ा आप लोगों को बताया, कट गया होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा इधर। अब इसका जवाब देंगे कैसे हम, तो कह सकते हैं ना कि एकक कोष्ठिका निम्न पैरामीटर द्वारा अभिलक्षणित होती है ना। करने वाले पैरामीटरों के नाम बताएं, तो इनके नाम निम्नलिखित हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि एकक कोष्ठिका को सजा कर लिखना होगा दोस्तों, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर्स, अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर्स यहाँ पर समझ लेना दोस्तों, पैरामीटर्स लिखे हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा पैरामीटर्स निम्नलिखित है, ठीक है। निम्नलिखित है दोस्तों, निम्नलिखित है। अब कौन कौन है दोस्तों इसमें, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पहला आप उसमें बता सकते हैं दोस्तों, एक नंबर मिलेगा उसके तीनों किनारों की बीमाओं ए बी तथा सी के द्वारा है, तीनों बीमा है ए बी और सी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, उसके तीनों किनारों की बीमाओं, उसके तीनों किनारों की बीमाओं, तीनों किनारों की बीमाओं किसके द्वारा, ए बी तथा सी के द्वारा, ए बी तथा सी
के द्वारा। देखो अभिलक्षणित होता है इसके द्वारा, ठीक है। और जो दूसरा है वो भी लिख सकते हैं कि जो इनके बीच कोण बना है ना, किनारों के मध्य कोण जो है अल्फा बीटा तथा गामा के द्वारा। तो कोण कहाँ लिख दे दोस्तों, नीचे लिख देंगे तो दिखाई देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो हम ऊपर थोड़ा मिटा कर लिखते हैं इसका, है ना, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। 1 नंबर लिखे हैं दोस्तों इसका, 9 का 1 नंबर उत्तर हुआ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिटा दिए प्रश्न मिटा दिए हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हम बता रहे हैं, जो प्रश्न 9 था ना, उस 9 का दूसरा उत्तर यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों। इसको मिटाते हैं। देखिए तो आपने देखा कि उसके तीनों किनारों की विमाओं ए बी तथा सी के द्वारा। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो बता सकते हैं कि किनारों के बीच कोण कौन होगा, अल्फा किसके, बी तथा सी के मध्य। कौन बी है कौन सी है अब ढूंढ सकते हैं, है ना। तो बी इसको मान लो, ये बी है ये सी है, ठीक है, आई ए है, बी है सी है। तो इसके बी तथा सी के मध्य, है ना, बी तथा सी के मध्य। चलो फिर क्या हो जाएगा, बीटा जो कि किसके, ए तथा सी के मध्य, बीटा ए तथा सी के मध्य, ठीक है, मध्य। उसके बाद तथा लिख देंगे गामा, ठीक है, और गामा, और क्या लिखेंगे, गामा जो कि किसके बीच होगा, तो ए तथा बी के मध्य द्वारा, ए तथा बी के मध्य द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं दोस्तों। समझने में दिक्कत हो तो डायग्राम यहाँ बना देते हैं फिर से, है ना। मान लो ये है मेरे पास एक कोष्ठिका है, या अगर ये देखो दोस्तों ये वाला डायग्राम अगर सही से नहीं देख कर पाए ना तो आप इसको बना सकते हैं, एक कोष्ठिका यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो एक कोष्ठिका, इसको मैंने मिला दिया, इसको मिलाया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिलाया। देखो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको यहाँ आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, और ये हमारा अक्ष होगा जेड अक्ष, समझ रहे हो ना, जेड अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एंगल कौन बना है दोस्तों, यहाँ पर समझा देते हैं। कौन अल्फा बीटा गामा बना है, तो कौन अल्फा होगा कौन बीटा होगा कौन गामा होगा, उसको समझाते हैं। ये वाला जो है एंगल, ठीक है ना, ये वाला समझो। तो ये वाला जो एंगल है ना, मैंने इसको क्या माना, तो इसको बी माना, मैंने इसको क्या माना, सी माना, और इसको मैंने ए माना। तो देखो इसमें क्या लिखे हैं कि किनारों के बीच जो कोण अल्फा बना है बी तथा सी के मध्य, बी है और सी के मध्य, ये जो कोण बना है क्या है, अल्फा। फिर मैंने कहा कि बीटा जो बना है ए और सी के मध्य, तो ए और सी के मध्य ये वाला जो कोण बना है ए और सी के मध्य, ये बीटा वाला है। और ये जो बना है ना ए और बी के बीच में, तो ये जो कोण बना है ये गामा बना है, ठीक है। तो एक तो ये दूरी से हो गया, ए बी सी दूरी, इससे व्यक्त होता है। और इसके बाद इनके बीच में कोण जो बनता है अल्फा बीटा गामा, ये वाला, इससे ये जाकर क्या होता है ना, अभिलक्षणित होता है, ठीक है, प्रदर्शित। ये सब इसके पैरामीटर्स हो गए। अब ये दोस्तों हम लोग प्रश्न 9 देखने के बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और प्रश्न को देखेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एक कोष्ठिका के, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्यू कितने हैं, 10 है, यहाँ लिखते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 10,
दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि एक घनिया एकक कोष्ठिका क्या, एकक कोष्ठिका, एकक माने इकाई कोष्ठिका की बात करें, एकक कोष्ठिका के, अब 1 नंबर दोस्तों दिया है प्रश्न, एक कोने और दूसरे नंबर में अंतः केंद्र पर, दूसरे नंबर में दिया है दोस्तों अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका में सहभाजित होता है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न दिया है, ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, थोड़ा सजा कर देना होगा। करें कि स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका है ना, वही इकाई सेल की बात किया है, उसके कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका में सहभाजित होता है। ये तो आराम से बता सकते हैं कितना होगा, ये वाला समझाए थे दोस्तों, देखो समझो फिर से। ये देखिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये वाला एकक कोष्ठिका हो गया। तो कोना पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, कोना की बात कर रहे हैं सब। कर्नर पर पूछ रहा है कि कितना इसमें सहभाजित होते हैं, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। तो कैसे बताएंगे बताओ। एक तो कोने पर और दूसरा केंद्र पर बताना है, सेंटर पर भी, यहाँ भी बताना है। क्या जवाब देंगे, आपको समझाए होंगे। प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 1/8वां भाग होता है, इस कोना का 1/8वां भाग, इस कोना का 1/8वां है ना, सबका 1/8वां भाग होता है। अच्छा केंद्र में क्या होता है, केंद्र में तो आपको मालूम है कि इसमें एक काय का अंतः केंद्रीय बिंदु जो होता है पूर्णतः एकक कोष्ठिका के संबंधित होता है। और ये केंद्र में सिर्फ क्या मिलेगा, केंद्र में एक ही मिलेगा, इसमें विभाजित वाली बात नहीं होती है। तो इसका उत्तर कैसे दीजिएगा, तो सीधे लिखिएगा कि एक एकक कोष्ठिका के कोने पर, इसका उत्तर लिख सकते हैं एकक कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित बिंदु 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा, 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा बराबर सहभाजित होता है, ठीक है, बराबर सहभाजित होता है। जबकि काय या अंतः केंद्र में ऐसे लिख सकते हैं, सहभाजित होता है, सीधे बराबर सहभाजित होता है, तथा इसलिए इस प्रकार के प्रत्येक कोने का, इसमें लिख सकते हैं तथा इसलिए आप तो जानते हैं कि 8 बराबर भागों में क्या है, सहभाजित होता है, तथा इसलिए इस प्रकार के प्रत्येक बिंदु का
प्रत्येक बिंदु का क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक बिंदु का केवल 1/8वां भाग, ठीक है, प्रत्येक बिंदु का केवल 1/8वां भाग, 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक, एक विशिष्ट एकक, विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है, विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है, से संबंधित होता है, संबंधित होता है। तो दोस्तों ये समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ पर ये 8 देखो सब बराबर बराबर भागों में बटा होता है, 8 को होता है, ठीक है। अब प्रत्येक का हिस्सा 1/8 होता है, तो कोना कोना को होता है। और जो दूसरा जो दिया है ना दोस्तों कि अंतः केंद्र में, तो इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक इकाई या अंतः केंद्र बिंदु, इसका उत्तर लिख सकते हैं एक इकाई या अंतः केंद्रित बिंदु, या अंतः केंद्रित बिंदु, अंतः केंद्रित बिंदु की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अंतः केंद्रित बिंदु पूर्णतः एक कोष्ठिका से, पूर्णतया एक कोष्ठिका से, एकक कोष्ठिका से, एकक कोष्ठिका से, पूर्णतः एक एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है, संबंधित होता है। कहने का मतलब कि ये एक होता है, ठीक है, होता है जो है ना इसके अंदर, ये सिर्फ एक होता है इसमें, ये नहीं कि इसमें कोई टुकड़ा फुकड़ा ये सब, ऐसा बात नहीं, एक होता है केंद्र में है तो, ठीक है, होता है। क्योंकि यह किसी अन्य, लिख सकते हो, पूछ रहे क्यों, तो लिख सकते हो क्योंकि यह अन्य किसी एकक कोष्ठिका द्वारा, अन्य किसी एकक कोष्ठिका द्वारा, एकक कोष्ठिका द्वारा, कोष्ठिका द्वारा सहभाजित नहीं होता है, लिख सकते हैं सहभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। बस दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे कि कोना पर रहेगा तो इसका हिस्सा कितना रहेगा, 1/8वां, क्योंकि 8 इसमें होते हैं, ठीक है, कोना, तो 1/8, प्रत्येक का हिस्सा 1/8 होगा। लेकिन एक सेंटर में रहेगा केंद्र में, तो इसका 1 होता है। पूछा जाए क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेंटर वाला होता है ना, किसी से सहभाजित नहीं होता है, ठीक है, किसी से विभाजित, इसमें सहभाजित नहीं होता है, किसी के साथ शेयर नहीं है, बाकी सबके साथ होता है। तो ये 10 प्रश्न हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों, ठीक है, 11वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको लग रहा हो कि बहुत स्लो है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्या है 11, ठीक है। देखेंगे दोस्तों 11वां प्रश्न, एक अणु की क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग भी लिखेंगे। एक अणु की वर्गनिविड संकुलित, वर्गनिविड संकुलित परत में, संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या है, उप सहसंयोजन संख्या क्या है, सहसंयोजन संख्या क्या है, संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जा रहा है, कह रहे कि एक अणु की वर्गनिविड, है ना, वर्गनिविड संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं दोस्तों, वर्गनिविड का मतलब क्या है, वर्गनिविड संकुलित जो परत है दोस्तों, यानी स्क्वायर वाला पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आप इस तरह से समझिए
ये गोला का पैकेजिंग है। इस तरह से स्क्वायर वाला आप लोग को मालूम होना चाहिए। यहाँ भी है गोला, यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला, ठीक है। वर्ग निविड बनाना है। एक और खींचा, एक और खींचा, एक और खींचा। बताओ, मान लो कि मैंने एक गोला ये लिया, ठीक है। अब इस गोले के संपर्क में कौन कौन है उसको टच कौन कौन किया है, तो एक ये किया है, एक ये टच किया है, एक ये वाला किया है, एक ये वाला किया है, ठीक है, 4। अब इसको हम मिला दें चारों की इस तरह से, तो देखो यही वर्ग निविड है, यही क्या कहलाएगा, वर्ग निविड, ठीक है। देखो एक गोले के संपर्क में 4 को जोड़ा है, इसका मतलब कि इसका संबंध संख्या कितनी है, 4 है, उपसंयोजन संख्या। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है ना द्विविमीय में उपसंयोजन संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा, क्या जवाब दे सकते हैं कि उपसंयोजन संख्या में क्या उत्तर दे सकते हैं। पहला उत्तर दे सकते हैं इसमें उपसंयोजन संख्या या उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, ठीक है। समन्वय संख्या की बात कर रहा है। समन्वय संख्या एक अणु के निकटतम गोलों की संख्या होती है। एक अणु के निकटतम, एक अणु के निकटतम गोलों की संख्या होती है। यहाँ लिख देते हैं गोलों की संख्या होती है, ठीक है। गोलों की संख्या होती है दोस्तों, संख्या होती है। कहने का मतलब है कि एक गोला के संपर्क में कितने गोले जो हैं निकट स्थित हैं। मान लो ये गोला मैंने लिया और इसके निकट कौन कौन है, तो 1 2 4, 4 को है ना, तो इसका जो समन्वय संख्या कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप बता सकते हैं कि द्विविम में वर्ग निविड संकुलन निम्न होती है। इस देखो वर्ग जो है ना संकुलन निम्न होती है, तो इसमें तो द्विवर्ग दिखा दिए हैं, ये आपको मालूम हो गया है। तो ये तो चीज़ आपको मैंने बताया कि चीज़ को ख्याल रखिएगा। पूछा कि डायरेक्ट इसमें जो उपसंयोजन संख्या क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं इसमें 1 नंबर देने की कोई ज़रूरत ना है, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको ये बताना होगा पहले उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या एक अणु के निकटतम गोलों की संख्या होती है। ये तो आपने परिभाषा बता दिया है इसके हिसाब से। पर पूछा कि सहसंयोजन संख्या क्या है इसकी, तो कितनी होगी, 4 लिख देंगे, तो लिख देंगे 4 है। अतः इसकी सहसंयोजन संख्या, संयोजन संख्या कितनी है, 4 है। अब पूछा जाए क्यों 4 है, क्यों बता सकते हो, क्योंकि प्रत्येक जो परमाणु है 4 अन्य परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, ठीक है। पूछ दिया जाए क्यों होता है, तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं, बस यहाँ तक तो आंसर हो गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, बस। आइए दोस्तों, ये 11 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 11 के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लिखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। और वो कैसे करना है 11 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सवाल नंबर कौन सा देखेंगे दोस्तों। चलिए 11 के बाद 12वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है 12वां प्रश्न। दोस्तों 12 नंबर जो प्रश्न है ना, उसको चलो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि क्या बोला है 12 नंबर प्रश्न में। देखिए दोस्तों, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर अट जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका उत्तर ही देंगे। लिखते हैं दोस्तों प्रश्न, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है दोस्तों, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है।
किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है? किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में डाला गया है कि इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं? इसी में डालना है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं, ठीक है। कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी में प्रश्न दिया है होते हैं और किस प्रकार, और इसमें भी जोड़ा है कि और किस प्रकार। दोस्तों प्रश्न तो इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। प्रश्न तो इतना बड़ा कर दिया कि इसका उत्तर क्या देंगे? सीधी सी बात करें कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। सिंपल, दिमाग लगा दो आप लोग जल्दी से। तो जब ठोस को आप लोग गर्म करिएगा तो सिंपल बात है कि क्रिस्टल में एक रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, गर्म करने पर कुछ जालक अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं, स्थल से गायब हो जाते हैं ना। ठोस का घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम। तो जब गर्म करेंगे तो वहाँ से मान लो ये ठोस है, मान लो सपोर्टेड ये मैंने दिखाया, ये ठोस है। गर्म करेंगे तो यहाँ से तो इसकी रिक्तियाँ जो है स्थान का क्या हो जाएगा? गायब हो जाएंगे। गर्म करने से क्या होता है? इसके स्थान पर रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो कण होंगे वो क्या होंगे? यहाँ से निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जब रिक्त गायब हो जाएगा यहाँ से तो घनत्व में कमी होगा। घनत्व में क्या हो जाएगा? कमी होगा। तो जब कमी होगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा। कमी होगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? आयनों की संख्या में कमी हो जाएगा ना, आयतन घटने लगेगी। तो कौन सा दोष हो जाएगा? बता दो जल्दी से बताओ, कौन सा दोष आएगा? रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। घनत्व कम होता है तो कौन सा दोष होता है? रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर कैसे दे देंगे? तो इसका उत्तर आप लोग देंगे ऐसे दोस्तों, ऐसे उत्तर देंगे। कैसे उत्तर देंगे कि गर्म करने पर घनत्व कम होता है तो रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो लिखेंगे जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाती है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाती है। रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाती है, रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाती है। अब पूछा है, ये तो हो गया आंसर, हो सकता है रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाती है या हो सकता है। अच्छा, वो कह रहा है कि इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार। तो भौतिक गुण कौन सा प्रभावित होगा? घनत्व में कमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ऊपर ही लिखते हैं दोस्तों और भी, ठीक है। इसी में उत्तर थोड़ा ऊपर लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। लिखिएगा, ये हमारा 12 नंबर प्रश्न का ही उत्तर लिखना है हमें दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का ही उत्तर हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इसको मिटाते हैं। आइए 1 मिनट दोस्तों, साफ करने दीजिए अच्छा से, नहीं तो ये काला काला जैसा दिखेगा।